हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। ये बात है 5 सितंबर 2017 की और एक गौशाला मंदिर की, जो कि पानीपत में पड़ता है। शाम का समय हो चुका था, मंदिर बंद करने का समय हो चुका था। उसी दौरान एक आदमी आते हैं जो मंदिर के सभी दरवाज़ों को बंद करने वाले थे, सभी रूम्स को चेक करके बंद करने वाले थे। वो जैसे ही एक कमरे को बंद करने जाते हैं, वो देखते हैं कि बेड का एक गद्दा नीचे पड़ा हुआ है और उस पे कोई सो रहा है। उन्होंने ध्यान से देखा तो यूँ लगा कि कोई लड़की सो रही है, और जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो एक लड़की की लाश थी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। चेहरा बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। उन्होंने अफरा तफरी में अपने सहायकों को बुलाया, फिर पुलिस को इत्तला किया। पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि उस लड़की की डेड बॉडी पे एसिड डालकर उसके फेस को जला दिया गया था, ताकि लाश की पहचान न की जा सके कि आखिर ये डेड बॉडी है किसकी। जो कि कातिल था, इतना शातिर था कि जिसने एसिड डालकर फेस जला दिया, तो पुलिस को आशा नहीं थी कि उसने आसपास कुछ सबूत छोड़े होंगे जहां से उसकी पहचान हो सके। पर जैसे ही पुलिस कमरे की तलाशी लेती है, तो वहां से पुलिस को एक आधार कार्ड, एक कॉलेज आईडी और एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। आधार कार्ड पर नाम ज्योति था और एड्रेस पानीपत के बराना का था। जब पुलिस कॉलेज आईडी कार्ड चेक करती है, तो उस पे भी नाम ज्योति ही था, एड्रेस सेम था, और वो आर्या कॉलेज की बीए फाइनल कर रही थी उस लड़की के आईडी कार्ड के मुताबिक। यहाँ से पुलिस को लगता है कि ये मोबाइल फ़ोन भी ज्योति का ही होगा। पुलिस उस फ़ोन से उसके घर वालों को कॉल लगाती है। आगे उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि ज्योति सुबह 9 बजे से घर से निकली थी और अब शाम होने आई थी, अंधेरा होने आया था, लेकिन ज्योति अभी तक अपने घर वापस नहीं आई थी, जो कि पहला ऐसे कभी भी नहीं हुआ। पुलिस जैसे उसके घर पे कॉल करती है और उसके घर वालों को बताती है कि ऐसे गौशाला मंदिर में एक लड़की की डेड बॉडी रिसीव हुई है, एक डेड बॉडी मिली है, जिसके पास एक आईडी कार्ड, एक आधार कार्ड और ये मोबाइल फ़ोन है जिससे हम आपको कॉल कर रहे हैं। तो घर वाले दौड़े भागे जल्दी से गौशाला मंदिर पहुंचते हैं, और वो जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं, बॉडी देखते हैं, तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। उसके पिताजी, ज्योति के पिताजी, उनका नाम रामपाल था, और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी ही बच्ची है, क्योंकि फेस से चाहे हम बिल्कुल भी उस डेड बॉडी को पहचान नहीं पा रहे थे, पर घर वालों ने उसके कपड़ों से पहचान लिया कि ये हमारी ही बेटी है, इसने सुबह यही कपड़े पहन के घर से आई थी। लोगों के पहुंचने के बाद पुलिस डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा देती है और पानीपत के चांदनी बाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लेती है। पुलिस मौका वारदात का, डेड बॉडी की फ़ोटोज़ खींच के रख लेती है, ताकि वो आगे की इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकें। अगले दिन 6 सितंबर को पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को सौंप दिया जाता है, और परिवार सभी रीति रिवाज से उस शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। घर वालों की बुरी हालत थी। उनकी बच्ची ज्योति का इस तरह से बेरहमी से किसी ने कत्ल कर दिया था, और उन्हें पता ही नहीं कि क्यों और इसके पीछे की वजह क्या थी। जब ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंचा, तो उनकी एक मेंबर रेखा शर्मा पुलिस वालों से मिली, ज्योति के घर वालों से मिली, और उन्हें आश्वासन दिलाया कि पुलिस हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ लेगी
और पुलिस ने भी वादा किया घर वालों से कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर कातिल को पकड़ लाएंगे। जो कातिल था उसने चेहरे पे तेजाब का यूज़ किया था, जबकि तेजाब का बिक्री या तेजाब का किसी दुकान पे बेचना इंडिया में बैन है। तो जो कातिल था आखिर उसने तेजाब लिया तो लिया कहाँ से? ये कुछ बहुत बड़े सवाल पुलिस के आगे घूम रहे थे। पुलिस ने जो फ़ोन मिला था ज्योति का, उसकी कॉल डिटेल्स खंगाले, और जब कॉल डिटेल्स खंगाले तो पता चला कि ज्योति के फ़ोन पर आखिरी कॉल कृष्णा नाम के एक लड़के की आई थी, जिसके पिताजी का नाम राजेंद्र था और वो पानीपत के ही अटवाला में रहा करता था। और जब पुलिस ने पूरी डिटेल्स निकाली तो हैरानगी की बात ये सामने आई कि कृष्णा और ज्योति के बीच 14 से 15,000 सेकंड बात हुई थी। पुलिस जब ज्योति के परिवार वालों से कृष्ण के बारे में पूछती है तो उसके पिताजी बताते हैं कि ज्योति और कृष्ण दोस्त थे और कृष्ण अमूमन उनके घर पर आया जाया करता था। और हैरानगी की बात पुलिस को ये लगी कि अगर कृष्ण उसका दोस्त था, उसके घर पर उसका आना जाना था, तो हत्या के बाद कृष्ण अपनी दोस्त के घर क्यों नहीं आया, उसके अंतिम संस्कार पर भी नहीं आया। ये सवाल ने पुलिस को दिमाग में घंटी बजाई और उन्होंने कृष्ण के घर जाकर जब कृष्ण के बारे में पूछताछ की तो कृष्ण के माँ बाप ने बताया कि 5 सितंबर से ही कृष्ण अपने घर से 1,35,000 लेकर फरार है। कृष्ण के पिताजी गाय भैंस को बेचने खरीदने का जो बिजनेस थे वो करते थे और उसी बिजनेस से बिक्री से आया हुआ पैसा 1,35,000 जिसे कृष्ण लेकर अपने घर से भाग गया था। अब पुलिस के दिमाग में पुलिस को यकीन हो गया कि 5 सितंबर को ही ज्योति का कत्ल हुआ और 5 सितंबर से ही कृष्ण फरार है, तो हो न हो ये कत्ल कृष्ण ने ही किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये भी पता लगा कि उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम सिमरन दुबे था। पुलिस ने दोनों के बारे में न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकलवा दिए, दोनों की फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर पे छपवा दिए, इनाम भी निकलवा दिया कि जो इनके बारे में सूचना देगा उसे पुलिस इनाम देगी। लेकिन अगले ही दिन सिमरन के पिता अतुल दुबे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि उनकी बच्ची को कृष्ण ने किडनैप किया है। उनकी बच्ची ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, वो अपने बच्चे को अच्छे तरह से जानते हैं। उसके पिताजी रो रो कर ये भी कह रहे थे कि जो वो डेड बॉडी गौशाला मंदिर के कमरे में मिली थी वो ज्योति की नहीं बल्कि उनकी बच्ची सिमरन की थी, क्योंकि उनके कानों में वही बालियां थी जो सिमरन ने पहनी हुई थी। पर पुलिस अतुल दुबे की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और सिमरन और कृष्ण को ढूंढने का सिलसिला जारी रखती है। कृष्ण और सिमरन की लोकेशन का कोई अता पता नहीं था क्योंकि दोनों ने अपने फ़ोन्स ऑफ करके रखे थे। पर जैसे ही फ़ोन ऑन होता है तो उनकी लोकेशन ट्रैक होती है शिमला की। CIA प्रवीण कुमार उसी टाइम अपनी टीम के साथ शिमला के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर वो शिमला पुलिस की सहायता लेते हैं और आसपास के जितने भी होटल्स थे सभी को खंगालना शुरू किया जाता है, पर किसी भी होटल में कृष्णा और सिमरन नाम की कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं थी। पर अचानक से पुलिस का ध्यान जाता है एक रजिस्ट्रेशन पर, एक रजिस्टर एंट्री पर, जिस पे नाम लिखा था श्याम और राधा। लेकिन गौर करने की बात ये थी कि एड्रेस सेम वही था, पानीपत वाला। तो पुलिस को कुछ गड़बड़ लगती है। पुलिस जब उस श्याम और राधा नाम के जो रजिस्ट्री वाले कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पुलिस हैरान हो जाती है। वहाँ ज़मीन पर बैठा हुआ था कृष्ण और बेड पर थी ज्योति।
जिसे कि सबने मरा हुआ समझ लिया था, जबकि पुलिस को लग रहा था कि कृष्ण सिमरन के साथ भागा है, पर वहाँ सिमरन नहीं बल्कि ज्योति थी। इसका मतलब ये कि उस दिन कमरे में जिसकी डेड बॉडी मिली वो ज्योति नहीं बल्कि सिमरन थी। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर पानीपत ले आती है। पानीपत लाकर एसपी राहुल शर्मा के सामने उनकी पेशी होती है और एसपी ज्योति के पिता रामपाल को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी बेटी को जिंदा देखकर रामपाल अपने सिर पर हाथ रख जोर जोर से रोने लगते हैं कि ये तुमने क्या कर डाला। दोनों अपना जुर्म स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लेती है ताकि उनसे और पूछताछ की जाए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन उनसे पूछताछ करती है कड़े तरीके से, तो एक ऐसी कहानी सामने आती है जो दिल दहला देती है। सिमरन यूं ही बलि का बकरा बन गई। उस बेचारी को कुछ मालूम ही नहीं था कि हुआ क्या, उसे क्यों मार डाला, कुछ गलती ही नहीं थी उसकी। 20 वर्षीय सिमरन एसडी कॉलेज में बीए फाइनल की स्टूडेंट थी और ज्योति आर्य कॉलेज में बीए फाइनल की स्टूडेंट थी। लेकिन कॉमन चीज़ ये थी कि दोनों एनएसएस की मेंबर्स थी और दोनों की मुलाकात एनएसएस के कैंप में हुई थी। कैंप में दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं और इसी कैंप में था कृष्ण, तो ये तीनों बन जाते हैं अच्छे फ्रेंड्स। कृष्ण और ज्योति पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों जब मिलने लगते हैं, उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, तो उनका ये प्यार उनकी दीवानगी में बदल जाता है। दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते, एक दूसरे के बिना मर जाएंगे, और साथ रहने के लिए उन दोनों ने शादी करने की सोची। परंतु दोनों अलग अलग कास्ट से थे, तो ज्योति का ये कहना था कि उसके पिता इस शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। तो कृष्ण ज्योति से कहता है कि क्यों ना चलो हम घर से भाग चलते हैं अगर तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। पर ज्योति अपनी बेइज्जती के डर से, अपने घर वालों की बेइज्जती के डर से भागने से इनकार कर देती है। दोनों ने जब खूब सोचा तो कृष्ण ने कहा क्यों ना हम अपनी ही कद काठी के 2 लोगों की हत्या कर दें और इस तरह से दिखाएं, इस तरह से पेश करें कि ज्योति और कृष्ण की हत्या हुई है और हम यहाँ से भाग चलेंगे। उसके बाद सब हमें मरा हुआ समझने लगेंगे और हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रह सकेंगे, हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा। ज्योति भी कृष्ण के इस सुझाव में रजामंद हो जाती है और वो अपनी जगह सिमरन को चूज़ करती है, क्योंकि सिमरन और उसका कद काठी एक जैसा था, उनकी बॉडीज़ एक जैसी लगती थी देखने में, और सिमरन उसकी अच्छी दोस्त भी थी। तो 5 सितंबर को कृष्ण और ज्योति सिमरन को जीटी रोड पर गौशाला मंदिर में बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि वहाँ आओ, हम मिलकर एनएसएस में एक नाटक की परफॉर्मेंस करेंगे और उस नाटक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सिमरन वहाँ आने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो दोनों उसके अच्छे दोस्त थे। एनएसएस में वो एक साथ वो उसके मेंबर्स थे, तो वो नाटक की प्रैक्टिस करने के लिए वो भी मान जाती है। और कृष्ण की जगह वो उनका एक और दोस्त था जिसका नाम था मंजीत। मंजीत को चूज़ करते हैं। मंजीत को कृष्ण कहता है कि एनएसएस का एक कैंप होने वाला है जहाँ मिलिट्री के ऑफिसर्स भी आने वाले हैं, तो तुम भी आओ। पर कृष्ण अपना कुछ फॉर्म भरने के लिए, शायद रीपेयर का फॉर्म भरने के लिए वहाँ से चला जाता है। जब वो दोबारा वहाँ वापस आता है तो गौशाला का जो वो रूम था जो उसने बताया था उसे, वो बंद था। उस समय तक ज्योति और कृष्ण सिमरन को मार चुके थे। उन्होंने सिमरन के वहाँ आने से पहले ही कोल्ड ड्रिंक, नींद की गोलियाँ और तेजाब का प्रबंध करके रखा था और उसे रूम में रख दिया था। कृष्ण ये सब चीज़ें छुपा कर लाया था। जैसे ही सिमरन आती है वो उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करते हैं जिसमें नींद की गोलियाँ मिली हुई थी। तो जो सिमरन थी वो कृष्ण और ज्योति से कहती है कि तुम भी कोल्ड ड्रिंक पी लो।
अमूमन फ्रेंड्स में हम ऐसे ही करते हैं कि आओ आप भी पियो, सब साथ पीते हैं, सब साथ एंजॉय करते हैं। तो कृष्ण और ज्योति बदले में कह देते हैं कि नहीं नहीं, हमने तुम्हारे आने से पहले जस्ट अभी ही पिया है, तुम पी लो। ज्योति जैसे ही कोल्ड ड्रिंक सिमरन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीती है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो फर्श पर ही लेट जाती है। जैसे वो देखते हैं कि ये थोड़ी नींद में चली गई है, ज्योति उसके दोनों पैर कस के पकड़ती है और कृष्ण बड़ी ही बेरहमी से गला दबाकर सिमरन को मार डालता है। और उसके बाद वो लोग बहुत ही बेरहमी से, आप लोग सोचिए कितना बड़ा दिल चाहिए, कितनी ज़्यादा घिनौनी चीज़, उसके फेस पर एसिड डालकर, तेजाब डालकर उसका चेहरा जला देते हैं। उसके बाद सिमरन और जो जो ज्योति है वो सिमरन को अपने कपड़े पहनाती है ताकि सबको लगे कि ये ज्योति है। जो कपड़े ज्योति सुबह घर से पहन के आई थी, वो उसके कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद कमरे में कहीं आगे पीछे वो जानबूझकर अपना आधार कार्ड, आईडी कार्ड और फ़ोन फेंक देते हैं ताकि जब ये मिले तो सबको यकीन हो जाए कि ये डेड बॉडी ज्योति की है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से पानीपत रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, पर उस समय कोई भी उन्हें ट्रेन नहीं मिलती। तो वहाँ से वो बस स्टैंड जाते हैं और ज़ीरकपुर की बस लेते हैं। अगले दिन वो ज़ीरकपुर पहुँचते हैं। तब तक न्यूज़पेपर में सिमरन और कृष्ण का जो फ़ोटोज़ थे वो आ चुके थे और ज्योति भी कृष्ण के इस सुझाव में रज़ामंद हो जाती है और वो अपनी जगह सिमरन को चूज़ करती है, क्योंकि सिमरन और उसका कद-काठी एक जैसा था, उनकी बॉडीज़ एक जैसी लगती थी देखने में और सिमरन उसकी अच्छी दोस्त भी थी। तो 5 सितंबर को कृष्ण और ज्योति सिमरन को जीटी रोड पर गौशाला मंदिर में बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि वहाँ आओ, हम मिलकर एनएसएस में एक नाटक की परफॉर्मेंस करेंगे और उस नाटक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सिमरन वहाँ आने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो दोनों उसके अच्छे दोस्त थे। एनएसएस में वो एक साथ वो उसके मेंबर्स थे, तो वो नाटक की प्रैक्टिस करने के लिए वो भी मान जाती है। और कृष्ण की जगह वो उनका एक और दोस्त था जिसका नाम था मंजीत। मंजीत को चूज़ करते हैं। मंजीत को कृष्ण कहता है कि एनएसएस का एक कैंप होने वाला है जहाँ मिलिट्री के ऑफिसर्स भी आने वाले हैं, तो तुम भी आओ। पर कृष्ण अपना कुछ फॉर्म भरने के लिए, शायद रीपेयर का फॉर्म भरने के लिए वहाँ से चला जाता है। जब वो दोबारा वहाँ वापस आता है तो गौशाला का जो वो रूम था, जो उसने बताया था उसे, वो बंद था। उस समय तक ज्योति और कृष्ण सिमरन को मार चुके थे। उन्होंने सिमरन के वहाँ आने से पहले ही कोल्ड ड्रिंक, नींद की गोलियाँ और तेजाब का प्रबंध करके रखा था और उसे रूम में रख दिया था। कृष्ण ये सब चीज़ें छुपा कर लाया था। जैसे ही सिमरन आती है, वो उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करते हैं जिसमें नींद की गोलियाँ मिली हुई थी। तो जो सिमरन थी वो कृष्ण और ज्योति से कहती है कि तुम भी कोल्ड ड्रिंक पी लो। अमूमन फ्रेंड्स में हम ऐसे ही करते हैं कि आओ आप भी पियो, सब साथ पीते हैं, सब साथ एंजॉय करते हैं। तो कृष्ण और ज्योति बदले में कह देते हैं कि नहीं नहीं, हमने तुम्हारे आने से पहले जस्ट अभी ही पिया है, तुम पी लो। ज्योति जैसे ही कोल्ड ड्रिंक सिमरन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीती है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो फर्श पर ही लेट जाती है। जैसे वो देखते हैं कि ये थोड़ी नींद में चली गई है, ज्योति उसके दोनों पैर कस के पकड़ती है और कृष्ण बड़ी ही बेरहमी से गला दबाकर सिमरन को मार डालता है। और उसके बाद वो लोग बहुत ही बेरहमी से, आप लोग सोचिए कितना बड़ा दिल चाहिए, कितनी ज़्यादा घिनौनी चीज़, उसके फेस पर एसिड डालकर, तेजाब डालकर उसका चेहरा जला देते हैं। उसके बाद सिमरन और जो जो ज्योति है वो सिमरन को अपने कपड़े पहनाती है ताकि सबको लगे कि ये ज्योति है। जो कपड़े ज्योति सुबह घर से पहन के आई थी, वो उसके कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद कमरे में कहीं आगे पीछे वो जानबूझकर अपना आधार कार्ड, आईडी कार्ड और फ़ोन फेंक देते हैं ताकि जब ये मिले तो सबको यकीन हो जाए कि ये डेड बॉडी ज्योति की है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से पानीपत रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, पर उस समय कोई भी उन्हें ट्रेन नहीं मिलती। तो वहाँ से वो बस स्टैंड जाते हैं और ज़ीरकपुर की बस लेते हैं। अगले दिन वो ज़ीरकपुर पहुँचते हैं। तब तक
न्यूज़पेपर में सिमरन और कृष्ण का जो फ़ोटोज़ थे वो आ चुके थे। और तो ये थी कहानी सिमरन दूबे की, जिसे उसके खुद के दोस्तों ने खुद की मोहब्बत पूरी करने के लिए इस तरह इस्तेमाल किया कि उस बच्ची की जान ही ले ली। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।